हाँ सर, बोलिए। आज हम लोग आपने जो कहा था थॉट में, स्कूल्स ऑफ जी सर। क्रिटिकल थॉट, उनकी चर्चा करेंगे। हाँ। उसमें भी आपके कोर्स में केवल मॉडर्न थॉट हैं, जी आधुनिक। सर। हाँ। तो जी केवल जी। आधुनिक की बात करेंगे हम लोग। जी सर। हाँ। आज ये प्रेजेंटेशन क्यों, हाँ दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी सर। क्या दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, हो गई। दिख रहा है। जी सर। हाँ सर। अच्छी बात है। तो पहली बात ये हाँ बताएं आप जी सर। कि ये आप जानती हैं कि भूगोल का उद्भव आधुनिक युग में जी। नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ था। उसके बारे में आप जानती हैं? हाँ क्योंकि सर। जी अगर पुराना इतिहास आपको पता नहीं तो थोड़ा सा इसको समझने में कठिनाई होगी। जी। और जी दूसरा, आज जो कुछ बात करेंगे उसमें कुछ तकनीकी शब्द आएंगे, दर्शन के जी सर। शब्द होंगे। तो जी उनके सर। बारे में अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछते चलिएगा। जी सर। एक मिनट। तो आप ये जानती हैं कि भूगोल का जन्म इसलिए हुआ कि लोग जी सर। अपने चारों तरफ के एरिया के बारे में जानना चाहते थे। इसी इच्छा के कारण ये भूगोल का जन्म हुआ था। जब आदमी धरती पर आया, चारों तरफ जानने की उत्सुकता उसमें हुई, और इसी उत्सुकता ने भूगोल को जन्म दिया। ठीक है। और यह उत्सुकता कब पैदा हुई? जब से आदमी पैदा हुआ। और इसीलिए कहा जाता है कि ज्योग्राफी इज एज ओल्ड एज द सिविलाइजेशन। भूगोल मानव की जी। सभ्यता के विकास के साथ पैदा हुई, इसलिए उतना ही पुराना है जितना कि मानवीय सभ्यता है। हम्म? जी सर। इसके बाद धीरे धीरे और विकास होता गया, यातायात के साधन विकसित हुए, और आदमी एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे देश, जमीन से समुद्र, जमीन से वायु जाने लगा। और इस तरह से भूगोल के अध्ययन का क्षेत्र बढ़ता गया। और उसमें आदमी यह जानना चाहता था कि क्या कहाँ है, व्हाट इज वेयर। जी सर। आरंभ में भूगोल का मतलब केवल था कि कौन सी चीज कहाँ है, किस जी। वस्तु का वितरण कहाँ है, किस वस्तु की स्थिति कहाँ है। तो क्या कहाँ है का मतलब हमने लिखा, देखिए, विभिन्न वस्तु और घटनाओं का वितरण। जी सर। और आप ये जानती हैं कि यह वितरण कहाँ, जी सर। हमेशा भूगोल का संबंध केवल पृथ्वी तल से रहा है। हाँ सर। पृथ्वी तल पर वस्तुओं, घटनाओं और प्रक्रियाओं का वितरण, यह इसका अध्ययन भूगोल है। तो पृथ्वी तल पर वितरण क्या कहाँ है, यह जानना ही भूगोल का लक्ष्य रहा है आरंभ से। पृथ्वी तल का अर्थ जानती हैं? पृथ्वी तल का मतलब केवल ये जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, केवल उतना नहीं है। जी सर। पृथ्वी तल का मतलब है भूपर्पटी से ऊपर वायुमंडल का उतना हिस्सा जितना मानव द्वारा प्रभावित होता है। इसी तरह से भूपर्पटी से नीचे उतना हिस्सा जो मानव से प्रभावित है। तो इस तरह जी से सर। एक पूरा ये जो बेल्ट है, जमीन के नीचे से वायुमंडल तक का फैला हुआ, उसे जी कहते सर। हैं भूपर्पटी, जी। अर्थ ओके सरफेस। सर। हाँ तो सर। इस पर जो वस्तुओं का वितरण है, कौन सी जी। चीज क्या कहाँ है, यह जानना भूगोल का आरंभ से उद्देश्य रहा है। जी सर। अच्छा, एक सामान्य आदमी भी जानता है कि पृथ्वी की सतह पर वस्तुओं का वितरण समान नहीं है, असमान है।
ठीक है? जी, अगर आप जी सर। देखें, आपके मालवा से अगर आप और पूर्व की ओर आएँ इधर शहडोल सीधी की ओर या छत्तीसगढ़ में जाएँ या दक्षिण भारत में जाएँ, तो आप पाएँगे सारी चीज़ें अलग हैं। वहाँ की धरातल, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की नदियों का स्वरूप, वहाँ के आदमी, उनका खान-पान बिल्कुल भिन्न है। जी सर। तो यह तो यूनिवर्सल फैक्ट सार्वभौमिक तथ्य है कि वस्तुओं, घटनाओं का वितरण पृथ्वी तल पर असमान है। ठीक है? जी सर। तो फिर क्या पढ़ते हैं? हम तो जानते हैं क्या कहाँ है यह जान लिए। और जब हमें ये मालूम हो गया कि वस्तुओं का वितरण असमान है, तब हमें जानने की कोशिश की कि क्यों ऐसा है, क्यों असमान है? यह असमानता कैसे पैदा हुई? जी सर। ये 2 शब्द और भूगोल में जुड़े, क्यों और कैसे? यह असमान वितरण क्यों है और यह असमान वितरण कैसे होता है? जी सर। और इस तरह से भूगोल बना, जो अंतिम लाइन ने 3 लिखी हुई हैं अगर आप देखें, हाँ भूगोल सर। में तत्व, एलिमेंट, वस्तु और घटनाओं का पृथ्वी तल पर वितरण तथा मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जी सर। हेलो? लेकर सर आप आज हाँ, तक हम जो भूगोल पढ़ते हैं आवाज़ नहीं आ रही थी। हाँ, वितरण है। अभी हमारे तमाम छात्रों में जी भ्रम सर। है कि भूगोल का अध्ययन नदी, पहाड़ या खनिज, फसल इनका अध्ययन करना है, ऐसा नहीं है। जी सर। भूगोल इन वस्तुओं का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि इन वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करता है। जी सर। ध्यान दीजिएगा, अभी तक शायद आपके मन में यह प्रश्न हुआ कि तमाम जो वस्तुएं हैं, उन्हीं का यस। अध्ययन करता है। जी धरातल सर। का अध्ययन करता है, नदी का अध्ययन करता है, जलवायु का अध्ययन करता है, वनस्पत का अध्ययन करता है, नहीं। जी सर। आप इन सारी चीजों का अध्ययन नहीं करते हैं, जी। आप इनके वितरण का अध्ययन करते हैं। कहाँ ये चीजें जाती हैं और क्यों, जी सर। समझ गए? तो हम हाँ वस्तु सर, जैसे हाँ सर। कुछ चीजें हैं, आप गेहूं का अध्ययन करती हैं, जी सर। पढ़ा होगा आपकी कक्षाओं में, गेहूं पढ़ा कि नहीं, जी, चावल पढ़ा पढ़ा है है? सर। तो गेहूं हुँ, चावल का अध्ययन तो कृषि वैज्ञानिक भी करता है, अर्थशास्त्री भी करता है। तो हम लोग जी, उनसे अलग कैसे पढ़ते हैं? जी सर। वो लोग क्या करते हैं, जैसे कृषि वैज्ञानिक है, तो जी, गेहूं के संरचना कैसे वो अंकुरण होता है, कैसे वो बढ़ता है, कैसे उसमें फूल आते हैं, कैसे फल आते हैं, इसका अध्ययन करता है। क्या आप जी सर। इसका अध्ययन करती हैं, की हैं क्या? नहीं इन सर। प्रक्रियाओं का फिजियोलॉजी हाँ सर। किया है क्या? नहीं। नहीं सर। हमने तो केवल ये पढ़ा है कि गेहूं कहाँ पैदा होता है, किस तरह हाँ, के जलवायु में, किस तरह के धरातल पर, किस तरह के मानवीय दशाओं में गेहूं की खेती की जाती है। जी तो सर। ये ध्यान रखिए कि भूगोल मतलब होता है वितरण का अध्ययन, वस्तु का जी सर। अध्ययन नहीं। हम मछली उत्पादन का अध्ययन करते हैं, मछली का अध्ययन नहीं करते। आपने जी कभी सर। पढ़ा है कि मछलियां कितने प्रकार की होती हैं? नहीं नहीं सर। पढ़ा है, लेकिन नहीं सर। कहाँ पकड़ी जाती है, पढ़ा है आपने। जी सर। तो इस तरह से भूगोल जो है वस्तुओं, 3 तत्व बता रहा हूँ मैं, तत्व, एलिमेंट, वस्तु, जो चीजें हैं, और घटनाएं जो फिनोमेना है, जैसे जलवायु फिनोमेना है। वस्तु जी सर। गेहूं, चावल, मक्का है। तत्व जैसे क्लाइमेट है, मिट्टी है, वनस्पति है, ये हैं। तो तत्वों का, वस्तुओं का और घटनाओं का जो वितरण का अध्ययन करता है भूगोल। वितरण शब्द महत्वपूर्ण है, इस पर जोर जी स दीजिएगा। जी सर। यह भूगोल का विकास हुआ था अ, बहुत पुरानी परंपरा से, ग्रीक से, यूनान जी सर। जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में ग्रीक कहते हैं। जी और सर। चलते-चलते लगभग आधुनिक भूगोल जिसे हम कहते हैं, उसका विकास 18वीं शताब्दी में, विशेषकर 1750 के बाद हुआ, वह भी यूरोप के देशों में। जिसमें यूरोप के देशों में प्रमुख हैं जर्मनी, जी सर। फ्रांस और जी। ब्रिटेन। यहाँ जी के सर। लोगों ने आधुनिक भूगोल की संरचना तय की
उसके सर। स्वरूप का निर्धारण किया जी। और उसको साइंटिफिक रूप दिया, वैज्ञानिक रूप दिया। जी सर। ठीक? लेकिन इसका ओके सर। मतलब नहीं कि 1750 के पहले भूगोल नहीं था। 1 मिनट मैं आपको यात्रा कराता हूँ, इसके पहले भूगोल कहाँ था। जी सर। ये देखिए, भूगोल का शुरुआत हुई है ग्रीक से, माने जी सर। ईसा पूर्व लगभग 500 शताब्दी पूर्व से। वास्तव में ये देखिए, इस मानचित्र पर आपको कुछ लाल से चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। हाँ ये सर। सभ्यता के केंद्र हैं और इन्हीं ठीक। सभ्यता के केंद्रों पर भूगोल का विकास हुआ था। यह जो नंबर 1 लिखा हुआ है, यह जी यूनान सर। वाला एरिया है और इसी जी का सर। विस्तार यहाँ रोमन राज्य का हुआ। उसके बाद यह ठीक। एरिया था जहाँ के बाद हमारे मुस्लिम आ, अरब जागफस का विकास हुआ। तो जी सर। यह सभ्यता के केंद्र ही मुख्य रूप से ज्ञान के विकास केंद्र थे और इन्हीं में से ग्रीक ज्योग्राफी जोग्राफर्स भी हैं। ग्रीक जोग्राफर्स के बाद ग्रीक जोग्राफर्स में आपने बहुत सारे नाम शायद सुना होगा। सुना है कभी किसी का नाम? हाँ सर। जैसे एलेक्जेंडर का नाम सुना हो शायद आपने, हेरोडोटस हाँ का सर। नाम, हाँ सर। इन हिप्पोक्रेटस का नाम, हाँ सर। इरेटस्टनीज का नाम। ये सारे विद्वान पृथ्वी की जी सर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नक्षत्र, ग्रह आदि इन्हीं का अध्ययन करते थे। इनका क्या संबंध मनुष्य से है, इसका अध्ययन इन लोगों ने किया। इसमें जी एक सर। नाम बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको दिख रहा है इरेटस्टनीज। हाँ सर। हाँ हाँ जी। इरेटस्टनीज लिखा हुआ। जी सर। ये ऐसा व्यक्ति था जिसने पहली बार बड़ी शुद्धता पूर्वक पृथ्वी की परिधि की गणना की, बड़े जी सरल सर। तरीके से। अब उसको डिटेल में हम जाएंगे। और यह जी जी पहला सर। आदमी था जिसने जी। ज्योग्राफी शब्द लेकर एक किताब लिखा। जियोग्राफिका यस सर। शीर्षक पर था उसका, जी जियोग्राफिका। सर। तो पहली बार एरिस्टोथनीज ने ज्योग्राफी पुस्तक लिखी, भूगोल पुस्तक लिखी। इसके जी बाद सर। रोमन साम्राज्य, इनका पतन हुआ ग्रीक लोगों का। और जी सर। रोमन रोमन जो थे साम्राज्यवादी थे, इनको जी ज्ञान सर। से, फिलॉसफी से कोई मतलब नहीं था। फिर भी जी इस सर। काल में ये था रोमन काल, देखिए लाइन जहाँ डाट लगी हुई है, यह सारा पीरियड संपूर्ण दक्षिणी यूरोप और एशिया का पश्चिमी हिस्सा और अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा, यह रोमन साम्राज्य का काल था। ये वास्तव में राजनीतिक कूटनीतिज्ञ थे और इसलिए इन्होंने दर्शन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस युग जी में सर। दो व्यक्ति, टालमी और स्ट्राबो नाम के दो बड़े विद्वान हुए, जिन लोगों ने बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी। इनमें जी से सर। टालमी नाम का व्यक्ति जी सर। 3 महत्वपूर्ण काम किया। एक तो जी उसने सर। पुस्तक लिखी अल्मागस, जी सर। मानचित्र कला का वर्णन है। जी दूसरा सर। ग्रंथ उनका है गाइड टू ज्योग्राफी, जिसमें विभिन्न स्थानों के अक्षांश देशांतर का वर्णन है। और इन्हीं के ओके। इस अध्ययन के बाद हम लोग अक्षांश देशांतर जैसी रेखाओं की मदद से स्थिति निर्धारण कर शुरू किए। तो यह इनका सबसे बड़ा योगदान था। भारत में भी भूगोल का काफी विकास हुआ, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें। इसके जी सर। बाद यूरोप में तमाम धर्म प्रधान हो गया और धर्म के कारण पृथ्वी को गोल न मार करके और तस्तरी नुमा मानते रहे और जी ज्ञान सर। सब खत्म हो गया। इसके यस सर। बाद इसी समय अरब लोगों का, अरेबिया जो है, ईरान, इराक, यहाँ जी सर सर। भूगोल का विकास हुआ। इन लोगों ने कई काम करके भूगोल के ज्ञान को संरक्षित रखा। अरेबिया जी सर। के बाद फिर से पुनर्जागरण यूरोप में हुआ। जी तमाम सर। लोगों ने यात्राएं की और उन यात्राओं के माध्यम से दुनिया के तमाम सूचनाएं एकत्रित हुई, जिनसे मानचित्र बने। यात्रा करने वालों में आपने 2 नाम सुना होगा, वास्को डिगामा का नाम सुना है कभी? और हाँ सर। हाँ कोलंबस, सर। जी सर। वास्को दो हाँ। डिगामा, कोलंबस और मैगेलन, 3 जी सर। लोग थे जो हाँ। बहुत यात्रा करके अपने अनुभव के आधार पर पुस्तक लिखी। तो जी सर। इस तरह से पुनर्जागरण काल शुरू। इसी पुनर्जागरण काल में एक बहुत महत्वपूर्ण भूगोल 1650 में वेरेनियस
यस सर। हाँ बेरेनियस के कारण ही भूगोल में दो धड़ पैदा हुए, एक यस। जिसे हम कहते हैं प्रतीक भूगोल और दूसरा क्रमबद्ध भूगोल। यह जी झगड़ा बेरेनियस शुरू हुआ। तो जी सर। यह संक्षेप में इतिहास है भूगोल का। इसके पहले भूगोल के पहले इतना सारा विकास हो चुका था, को आधार मान करके आधुनिक भूगोल का विकास हुआ। आधुनिक भूगोल के विकास में हम केवल 4 संप्रदायों की बात करेंगे। जी स्कूल्स सर। को हिंदी में संप्रदाय कहते हैं। तो जी सबसे सर। पहला और सबसे महत्वपूर्ण जिसने भूगोल की नींव रखी है, जी बुनियाद सर। रखी है, वो जर्मन जाकोबस है। इसके जी बाद सर। लगभग उतने महत्व के फ्रांसीसी हैं, और जी सर। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेकर ब्रिटिश और अमेरिकी स्कूल्स ऑफ थॉट भौगोलिक संप्रदाय विकसित हुए। तो हम शुरू करेंगे जर्मन जाकोबस। इसके जी सर। पहले एक बात तो ध्यान दे, हमने कहा कि 17वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी में आधुनिक भूगोल जन्म लिया। इसके पहले 16वीं से 18वीं सदी के बीच विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण अन्वेषण हुए, खोज हुए। जी सर। जैसे एक महत्वपूर्ण खोज ये हुई कि जो जी ग्रीक लोग थे या इसके बाद जितने संप्रदाय के लोग थे, वो मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। जो जी सर। यूनिवर्स है हम्म। हमारे सभी ग्रह और सूर्य सहित मिलकर जो एक सिस्टम बनाते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मांड। तो माना जी जाता सर। था पृथ्वी इस ब्रह्मांड के मध्य में है और बाकी सारे सूर्य सहित ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन जी सर। 1553 में पोलैंड के एक विद्वान थे, कापरनिकस, नाम जानते होंगे आप। हाँ सर। हाँ। कापरनिकस ने कहा कि नहीं, पृथ्वी सूर्य के केंद्र, ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। हेलियोसेंट्रिक इसको कंसेप्ट कहते हैं। हेलियो मीन्स द सन, सूर्य जी ब्रह्मांड के मध्य में है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह उसकी परिक्रमा लगाते हैं। यह बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ लोगों के सोच में, यह 16वीं से 18वीं शताब्दी में। इसका प्रभाव हमारे भूगोल पर बहुत पड़ा। इसकी ही सपोर्ट 2 और विद्वानों ने किया था, केपलर और गैलीलियो। इनका भी नाम आपने सुना होगा। जी सर। एक और बहुत महत्वपूर्ण खोज हुई इसी पीरियड में, 1686 में न्यूटन ने जी सर। ग्रेविटी का मॉडल प्रस्तुत किया, गुरुत्वाकर्षण का। हाँ सर। और इस तरह से यह वैज्ञानिक विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण पीरियड था, 200 वर्षों का, 16 से 18 में। जी एक सर। चीज हुआ, जब विज्ञान का इतना विकास हुआ तो लोगों, जी इसके पहले ऐसे विषय नहीं होते थे कि यह भूगोल है, इतिहास है, या वनस्पति शास्त्र है, या अर्थशास्त्र है। ऐसा विषयों का विभाजन नहीं था। इसी अवधि में लोगों ने जी विषयों का विभाजन किया। आपने पढ़ा होगा, जैसे कांट, जी। जो पहला हाँ सर। जागतिक कांट। माना जाता है आधुनिक, वह क्या था हाँ। पता है आपको? दर्शन शास्त्री था, जी दर्शन का सर। विद्वान था, बॉटनी भी वो जानता था, मेडिकल हम्म। साइंस का विद्वान था। तो वो क्या जी था, मेडिकल साइंस का आदमी था कि बॉटनी का आदमी था कि दर्शन जी सर। नहीं था कि भूगोल का आदमी था? भूगोल को उसने जान लिया। तो उस जी समय विषय नहीं था, एक आदमी तमाम विषय का अध्ययन करता था। जो थीम होती थी उसके आधार जी पर ज्ञान होता था। इस समय तक विषय नहीं होते थे, ज्ञान होता था। भौगोलिक जी ज्ञान अब तक विकसित होता रहा, भूगोल नहीं। जी सर। तो इसी अवधि में लगभग 17वीं सदी में विभिन्न विषय बने, क्रमबद्ध विषय। ये भूगोल में आपने क्रमबद्ध विषय, क्रमबद्ध सुना है? यस सर। जी सर, सुना है मैंने। क्रमबद्ध का अर्थ जानती हैं? हाँ सर। प्रादेशिक और क्रमबद्ध उपागम है। हाँ सर, 2 उपागम होते हैं। जी सर। जानती हैं क्रमबद्ध का हाँ क्या सर। मतलब हुआ? क्रमबद्ध का सर मुझे अभी अच्छा, एकदम से। प्रादेशिक का जानती हैं? जैसे भारत का भूगोल आप पढ़ती हैं, मध्य हाँ प्रदेश सर। का भूगोल पढ़ती हैं, तो यह जी जब सर। एक प्रदेश लेकर हम अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है प्रादेशिक भूगोल। और जी जब सर। हम केवल एक विषय लेकर अध्ययन करते हैं, जैसे जनसंख्या, तो हाँ सर। जनसंख्या सारी दुनिया का अध्ययन करते हैं, तो वह जी। कहलाता है क्रमबद्ध। उसको ओ। अंग्रेजी में कहते हैं थीमेटिक। एक थीम, एक ओ। विषय लेकर अध्ययन करने वाला
अप्रोच उपागम क्रमबद्ध यस सर, कहलाता है, विषयगत उपागम कहलाता है, और यस प्रदेश सर, लेकर अध्ययन करने वाला उपागम कहलाता है प्रादेशिक। तो इस बीच जी में सर, 17वीं शताब्दी में तमाम क्रमबद्ध विज्ञान विकसित हुए, और ये विज्ञान यस, दो भागों में बटे। जी सर, एक तो जिसको कहते हैं सामाजिक विज्ञान, और जी दूसरे सर, प्राकृतिक विज्ञान। इन विज्ञानों में एक एक विषय को, एक एक तत्व को लेकर, एक एक घटना को लेकर, एक एक प्रक्रिया को लेकर अध्ययन किया जाने लगा। जैसे भौतिकी बना, जी सर, उसमें तमाम वायुमंडल में घटित होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन होने लगा। अर्थशास्त्र बना, जिसमें जी सर, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होने, ठीक है ना। तो ठीक है सर, इन विज्ञानों ने एक एक विषय चुन लिया, और उन्हीं पर अपने सिद्धांत बनाने लगे, संकल्पनाएं बनाने लगे, उनके अध्ययन की विधियां विकसित करने लगे। लेकिन भूगोल में बड़ी अनिश्चितता पैदा हो गई। क्यों? जी सर, एक एक विषय लेकर पढ़ने लगे। भूगोल में क्या एक विषय है? नहीं सर, क्या आप केवल भौतिक चीज पढ़ती हैं? एक ही तत्व नहीं, पढ़ती हैं क्या? नहीं सर, आपको ध्यान दें, सुन रही हैं ना? जी, हाँ, हाँ सर, ओके, कहीं और हो मनीषा, क्या बात है? नहीं सर, नहीं, मैं सुन रही हूँ सर, तो भूगोल में तत्वों का भी अध्ययन होता है, जी घटनाओं का सर, भी अध्ययन होता है, और प्रक्रियाओं जी, का अध्ययन होता है। जबकि जी सर, विज्ञान में या तो केवल एक तत्व पढ़ेंगे, या तो जी सर, केवल एक घटना पढ़ेंगे, या तो जी, केवल एक प्रक्रिया पढ़ेंगे, सबको एक जी सर, साथ नहीं पढ़ते। लेकिन भूगोल ऐसा था जिसमें जी, सबको एक साथ पढ़ते हैं, और जी इसलिए सर, यह तय करना मुश्किल होगा कि भूगोल क्या है, कौन सा विज्ञान है। भौतिक विज्ञान है, जिसे हम प्राकृतिक कहते हैं, या जी, सामाजिक विज्ञान है। क्योंकि जी इसमें सर, हम भौतिक चीज भी पढ़ते हैं, और मानवीय जी, चीजों की भी पढ़ते हैं। तो जी इसलिए सर, भूगोल का स्थान यह बहुत ही अनिश्चित हो गया। जी सर, और इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता हुई, भूगोल की जगह बनाई जाए। विज्ञानों में भूगोल कहाँ है, क्या जी स्थान सर, है, यह स्थान निर्धारित किया जाए। और इस निर्धारण का काम किया जी, जर्मन जॉफर्स, जर्मनी जी, के भूगोलवेत्ताओं इसका स्थान निर्धारित किया भूगोल का। जी अभी सर, हमने नाम लिया था आपको, इस समस्या का हल किया ने। कांट एक मूलतः फिलॉसफर थे। फिलॉसफी जी के सर, किसी आदमी से बात करिए तो वो कहेगा कांट जी, जागफर नहीं, फिलॉसफर है। जी लेकिन सर, कांट को हम लोग आर्म चेयर जॉफर कहते हैं। कुर्सी पर बैठे हुए भूगोल का अध्ययन करते थे। जी सर, हाँ उनका सर, यही कहना सर, था कि जो जी, चीजें हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं, इनको कहते हैं अनुभव से प्राप्त ज्ञान जो है। जी, उसको हम तीन तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हमारा जी जो सर, ज्ञान है अनुभव से जो मिलता है, उसको हम तीन तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक है तत्व को उनकी प्रकृति के आधार पर। जी सर, वनस्पति की प्रकृति अलग है, खनिज जी की सर, प्रकृति अलग है, आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति अलग है। तो तत्वों के आधार पर हम उनका अध्ययन कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं। जी सर, दूसरा, ज्ञान को हम समय के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। जैसे इतिहास है, पहले पैलियोजियोलॉजी है। जी सर, इतिहास में क्या है, कौन सी घटना, कौन सी चीज पढ़ती हैं आप? घटनाओं को आप समय के क्रम में बांधती हैं, जी ठीक सर, है ना। हाँ सर, और तीसरा है इन ज्ञान का क्षेत्रीय वितरण के आधार पर। जो हमारे वस्तुएं हैं उनके स्थानिक वितरण, एक क्षेत्र से जी, दूसरे क्षेत्र में वितरण के आधार पर हम उनका विश्लेषण कर सकते हैं। जी तो सर, तत्व के आधार पर सामाजिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान अध्ययन करते हैं, समय के जी, आधार पर इतिहास अध्ययन करता है, या जी सर, प्राग भूगर्भ विज्ञान करता है, जी सर, और स्थान के आधार पर हम लोग भूगोल वाले तत्वों का अध्ययन करते हैं। और इस तरह से भूगोल को जगह विज्ञानों में, जी कि सर, भूगोल वह विज्ञान है जो वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करता है। वो किसी तत्व का नहीं करता, किसी जी सर, घटना का नहीं करता, किसी प्रक्रिया का नहीं, बल्कि इन सभी चीजों के वितरण का अध्ययन करता है।
जी ठीक सर। है। ओके सर। और पृथ्वी तल पर वितरण के अध्ययन को उस समय कहा गया अंग्रेजी में कोरोलॉजिकल साइंस। ये अंग्रेजी में हमने लिखा है जी कोरोलॉजिकल जी साइंस, जिसको हिंदी में कहते हैं भूविस्तारीय विज्ञान। तो इस तरह से हाँ जर्मनी में भूगोल का नाम हुआ भूविस्तारीय विज्ञान। वह जी विज्ञान जो भू माने पृथ्वी पर विस्तृत फैली हुई चीजों के वितरण का अध्ययन करता है। तो पहला काम जर्मनी के लोगों ने किया, भूगोल की जगह अब विज्ञानों की श्रृंखला में स्थापित किया। किसने किया? कांट ने। कांट में। जी सर। इसके बाद कांट के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने भूगोल के क्षेत्र में जर्मनी में काम किए, जिनमें से हम्बोल्ट और रिटर। जी सर। हम्बोल्ट, रिटर, और इसके बाद एक दो और नाम है जिनको कहते हैं रेडजेल और रिchthofen। रीच आउट। हाँ इन सर। लोगों ने भूगोल के का महत्व कि कितना इंपॉर्टेंस है और अध्ययन करने की शैली स्थापित जी की। जी सर। जर्मनी में ये सारे विद्वान एक ही विचारधारा के नहीं थे। यहाँ जी दो विचारधाराएं विकसित जर्मनी में। जी सर। एक जो भूगोल को जैसा भूवैज्ञानिक विज्ञान माना, जी कोरोलॉजिकल सर। साइंस माना, जी सर। और दूसरा स्कूल था कोलोजिकल माने जो पृथ्वी के तल पर वितरण का अध्ययन करने वाला, वह जी संप्रदाय विकसित हुआ। और दूसरा संप्रदाय ऐसा था जो भूदृश्य लैंडस्केप, जो आपको जी दृश्य दिखाई दे रहा है, उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसका अध्ययन था, जिसे भूदृश्य संरचना लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी स्कूल कहा गया। जी सर। तो दो तरह के विचार भूगोल के बारे में जर्मनी में पैदा हुए। इनमें से हम्बोल्ट, जो नाम हमने कांट के बाद आपको बताया है, जी वह जी सर। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जी इन्होंने सर। दुनिया के तमाम भागों का अध्ययन किया और उस अनुभव के आधार पर एक बहुत ही आज तक अविस्मरणीय ग्रंथ लिखा है, जिसका नाम है कॉस्मस। कॉस्मस। यस सर। कॉस्मस लिखा है, लिखा ना कॉस्मस। जी हाँ सर। कॉस्मस। हाँ सर, हम्बोल्ड ने कॉस्मस लिखा का है उसका मतलब नाम। होता है ज्योग्राफी ऑफ जी। यूनिवर्स, अच्छा। ब्रह्मांड का भूगोल। कॉस्मस का अगर हिंदी में अनुवाद करें तो उसका यस सर। अर्थ होता है ब्रह्मांड का भूगोल। यस सर। इस कॉस्मस में उन्होंने लिखा कि भूगोल भौतिक वस्तुओं के लक्षणों को समझना, उनके पारस्परिक संबंधों को समझना, तथा प्रकृति को एक कंप्लीट यूनिट, एक इंटीग्रेटेड यूनिट के रूप में देखना भूगोल का काम है। जी तो सर। तीन बातें उन्होंने कही कि भूगोल में सभी वस्तुओं के लक्षणों को पहचानना, उनके करेक्टरिस्टिक को समझना, नदी उसकी विशेषताएं देखना, या जी सर। जनसंख्या का वितरण उसकी विशेषताओं को पहचानना, जी सर। फिर उस का वहां के तमाम अन्य तत्वों से क्या संबंध है, इसको समझना, और जी इन दोनों को जोड़कर इस तरह से प्रस्तुत करना कि संपूर्ण पर्यावरण एक है। यह काम भूगोल का है। जी ठीक सर। है ठीक है कि, सर। और मतलब उनका मानना था कि संपूर्ण एनवायरमेंट, पर्यावरण या ब्रह्मांड एक है, और जिसमें जी भूगोल वाला तत्वों के लक्षणों का अध्ययन करेगा, उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करेगा, और इन संबंधों के अध्ययन के माध्यम से यह स्थापित करेगा कि किस तरह से यह संपूर्ण पर्यावरण एक इकाई के रूप में है। जी अच्छा, सर। इस संपूर्ण एक इकाई को संचालित कौन करता है? इसके लिए उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की शक्ति इसको जी संचालित करती है, ईश्वरीय शक्ति इस जी संपूर्ण इकाई को संचालित करती है। यह कॉस्मस का सबसे महत्वपूर्ण जिस्ट है कि जी सर। भौतिक वस्तुओं के लक्षण, उनके संबंध, उनके आधार पर संपूर्ण भौतिक पर्यावरण या पर्यावरण को एक इकाई के रूप में इस तरह से प्रस्तुत करें कि जिसका संचालन दैवी शक्ति करती है। उन्हीं के बाद लगभग समकक्ष थे उनके लेटर पीरियड में रिटर, कार्ल रिटर। कॉल रिटर। इनकी जी भी सर। लगभग उतनी
महत्वपूर्ण एक पुस्तक है अर्धकुंडे। हाँ सर। अर्धकुंडे उन्होंने लिखा कि भूगोल देश है पृथ्वी को मानव गृह के रूप में अध्ययन करना जी सर। बड़ी चीज है। अभी हमने कहा कि पृथ्वी पर वस्तुओं के वितरण का वर्णन और व्याख्या है, परंतु पृथ्वी कैसी, पृथ्वी को तो सभी लोग पढ़ते, सभी विज्ञान पृथ्वी के किसी न किसी भाग का अध्ययन बांटने वाले वनस्पति का करते हैं, भूगर्भ शास्त्र का करते हैं, फिजिक्स वाले वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, जूलॉजी वाले जीवों का अध्ययन करते हैं। तो सब पृथ्वी के अंग ही तो हैं कि नहीं है? जी सर। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब चीजें नहीं है, हम तो केवल पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करते हैं जो मनुष्य के होम माने अर्थ एज होम ऑफ मैन, पृथ्वी के वे सारी चीजें जो मनुष्य को प्रभावित करती हैं या मनुष्य से प्रभावित होती हैं, उन्हीं पक्षों का हम अध्ययन करते हैं। यह अर्थ है मानव गृह के रूप में अध्ययन करना। ठीक है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि भूगोल का अध्ययन मानव केंद्रित होना चाहिए, एंथ्रोपोसेंट्रिक, कि अध्ययन के केंद्र में मनुष्य हो, मनुष्य की तमाम हितों को ध्यान में रखकर पर्यावरण के तत्वों, प्रक्रियाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मानव और उसके इतिहास में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। जी सर। और इस संबंध का अध्ययन करना भी भूगोल का उद्देश्य है। तो दो चीजें, मानव गृह के रूप में पृथ्वी का पर्यावरण का अध्ययन करना और मानव और उसके इतिहास के पारस्परिक संबंधों को समझना, ये दो चीजें महत्वपूर्ण हैं रिटर के अध्ययनों में, और जिसका खुलासा अर्धकुंडे के बहुत सारे लगभग 21 या कितने खंड हैं उसमें इन्होंने रखा है। हाँ। इसी के बीच में एक और विद्वान हुए रेडजेल। जी सर। इनका नाम सुना है कभी? हाँ सर, हाँ सर, रेडजेल। इस संदर्भ में? यस सर। सर ज्योग्राफी रेडजेल मानव भूगोल कितना है सर ये? चलो अभी बात करते हैं। हाँ सर, आ रही है आवाज सर आपको? हाँ आ रही है। हाँ, कभी कभी लगता है जैसे गायब हो जा रही हो। हाँ सर, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से होता है सर। जर्मन ज्योग्राफर थे और उनकी भी कई पुस्तकें हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पर भी है, आदि पर भी, लेकिन वो जिस पुस्तक के लिए जाने जाते हैं उसका नाम है एंथ्रोपो ज्योग्राफी। जी सर। एंथ्रोपो ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल। आपको हम सूचित करें कि सागर विश्वविद्यालय में जो भूगोल विभाग शुरू हुआ था उसका नाम ही शुरू में एंथ्रोपो ज्योग्राफी था। एंथ्रोपो ज्योग्राफी इसी के आधार पर। तो रेडजेल थैंक यू सर, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल में क्रमबद्ध अध्ययन की आधारशिला रखी। क्रमबद्ध मतलब एक विषय लेकर उसके सारे दुनिया का अध्ययन करना। रिटर ने प्रादेशिक अध्ययन किया, एक एक प्रदेश लेकर अध्ययन किया, लेकिन रेडजेल ने क्रमबद्ध अध्ययन किया, और इसका सुंदर उदाहरण है एंथ्रोपो ज्योग्राफी। जब रेडजेल हुए थे उसी समय डार्विन, जानती हैं? हाँ सर, हाँ सर, डार्विन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इनका एक सिद्धांत है कि दुनिया वही जीता है जो संघर्ष करता है। हाँ सर। है। इसी से प्रभावित होकर के रेडजेल ने कहा कि पर्यावरण है वह मनुष्य को प्रभावित करता है, कंट्रोल करता है, प्रभावित नहीं नियंत्रित करता है। रेडजेल ने डार्विन से प्रभावित होकर यह विचार रखा कि मनुष्य की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस नहीं करता। इन्फ्लुएंस तो छोटी चीज है, हमने प्रभावित किया विद्यार्थियों को, अब विद्यार्थी माने या ना माने अलग बात है, लेकिन हम अगर नियंत्रित करेंगे तो विद्यार्थियों को मानना पड़ेगा। तो इसी नियंत्रित करता है पर्यावरण मनुष्य की गतिविधियों को। इसी से जन्म हुआ भूगोल में एक बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय का, जिसे आप लोग कहते हैं पर्यावरण निश्चयवाद,
डिटर्मिनिज्म सुना हो आप लोगों ने, हाँ, जी एनवायरमेंटल सर, डिटर्मिनिज्म। तो इसकी शुरुआत हुई एंथ्रोपोजॉग्राफी से, रेटजेल के, और वह एंथ्रोपोजॉग्राफी उन्होंने डार्विन के प्रभाव से लिखा था। डार्विन ने कहा था कि पर्यावरण में वही जीता है, सरवाइव करता है, जो संघर्ष करके आगे बढ़ जाता है। तो जी ऐसा सर, उन्होंने कहा कि पर्यावरण में आदमी वो यही करता है जो प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश करता है। जी सर, एक हेटनर शब्द वैज्ञानिक हुए, जी सर, उन्होंने कहा कि भूगोल जो है पृथ्वी की सतह का विज्ञान है, भू विज्ञान है, जी सर, कोई नई बात नहीं। केवल हम्म, एक चीज जो हमने शुरू में ही कहा था, इन्होंने क्या कहा कि हम पृथ्वी की सतह का अध्ययन दो तरह से कर सकते हैं। जी सर, एक, पृथ्वी के एक एक हिस्से को लेकर अध्ययन कर सकते हैं, जिसे आज हम प्रादेशिक भूगोल कहते हैं, जी सर, और दूसरे हम उनके तत्वों का लेकर अध्ययन करते हैं। यह प्रादेशिक और जिसे सैद्धांतिक भूगोल कहें या क्रमबद्ध भूगोल कहें, उसका पर जोर दिया इन्होंने। एक बात हिटलर के क्रेडिट में जो जाती है कि जी उन्होंने सर, कहा कि पृथ्वी के विभिन्न भाग एक दूसरे से भिन्न हैं, जी, और इन भिन्नता की व्याख्या करना ही भूगोल है। और इससे भूगोल में एक और अवधारणा का जन्म हुआ, ये जिसे हम कहते हैं क्षेत्रीय विभिन्नता, जी सर, एरियल डिफरेंशिएशन। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्न है, यह संकल्पना जन्म लेती है हेटलर के काम से, क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना। जी सर, तो ये हिटलर, ये तो वे लोग थे जो कोरोलॉजिकल साइंस, भू विस्तारी विज्ञान के रूप में भूगोल को देखते हैं। कुछ जी लोग थे सर, जो भौतिक भूगोल पर जोर देते थे, और इनमें से पेस्चेल एक सज्जन है, पेस्चेल। यस सर, उनका कहना है, और सही भी है, कि भूगोल आनुभविक विज्ञान है। यस सर, आनुभविक विज्ञान मतलब जो जी सर, चीजें हम अनुभव से देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, माने अनुभव करते हैं, अनुभव जी सर, करने की पांच इंद्रियां हैं, जी, उसको आधार मानकर ही हम भूगोल विकसित जी, करते हैं। इसलिए भूगोल एक अनुभविक विज्ञान, अनुभव आधारित विज्ञान है। जी सर, और हमारा अनुभव समय के साथ बदलता रहता है। जी, हमारे पहले 50 साल पहले जो लोगों ने पृथ्वी के बारे में अनुभव किया, क्या हम वह जी, कर रहे हैं? और आगे भी सर ऐसा नहीं, रहेगा? नहीं। तो नहीं सर, चूंकि अनुभव बदलता रहता है, और इसलिए भूगोल, विशेषकर मानव भूगोल की सामग्री जो है हमेशा बदलती रहती है, तथा भिन्न होती रहती है। और इसलिए यह मानव भूगोल एक विज्ञान के रूप में नहीं हो सकता, वह तो बदलता रहता है, उसकी सामग्री बदलती रहती है। और इस तरह भूगोल में जन्मा एक और संप्रदाय, जिसे द्वैतवाद कहते हैं, जी सर, भौतिक बनाम द्वैतवाद, यस, मानव भूगोल। ये मानव, मानव यस, भूगोल को गौड़ मानते थे, और भौतिक यस, भूगोल की सामग्री चूंकि इतनी जल्दी नहीं बदलती है, और इसलिए जी वह सर, प्रधान भूगोल का शीर्ष मानते थे। और इस तरह से एक विवाद शुरू हुआ भूगोल में, कि जी भौतिक सर, भूगोल प्रधान है, न कि मानव भूगोल। यह एक द्वैतवाद आपने भूगोल में पढ़ा होगा, उसका आरंभ हुआ यहाँ से, द्वैतवाद का, जर्मनी से। इन्हीं जी के एक सर, समर्थक जर्लैंड थे। जी सर, इनके विपरीत एक सज्जन थे, रिस्थोफेन, जिनका नाम ये है। इन्होंने एक काम किया कि जी भूगोल सर, का जो भौतिक हिस्सा है और मानव जी, हिस्सा है, उन्होंने कहा कि वास्तव में जो विज्ञान, भौतिक और सामाजिक विज्ञान है, उनको जोड़ने का काम भूगोल करता है, ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है, सेतु का बिल्कुल, काम करता है। जी हमने सर, आपको बताया था ना कि दो खंड बन गए, भौतिक जी सर, विज्ञानों का हाँ और सर, सामाजिक विज्ञानों का। तो उन्होंने सामाजिक, कहा भूगोल ऐसा विज्ञान है, दो दोनों को जोड़ने का काम करता है। सेतु शब्द हमने, सेतु मीन्स ब्रिज,
ब्रिज सर, ठीक है। ओके सर। तो जी सर। रिस्थापन ने दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया, ये जर्मन विचारधारा। तो इस तरह से सन 1800 के आसपास भूगोल में स्थानों की विशेषताएं और उन संबंधित सामान्य नियम बनाने पर जोर दिया जी जाने लगा। स्थान, प्लेस जी सर। शब्द है अंग्रेजी में, ये शब्द जी देखिए सर। आगे बाद में और आएंगे। स्थान हाँ। हिंदी में कई चीजों को कहते हैं, प्लेस की स्टडी होने लगी। जी सर। हमबोल्ट ने एक एक तत्व लेकर महाद्वीप विश्व स्तर पर अध्ययन किया, क्रमबद्ध भूगोल विकसित किया। जी सर। हमने बताया आपको कार्ल रिटर ने जी सर। प्रादेशिक अध्ययन की शैली विकसित की, जी सर। और इन लोगों द्वारा विकसित क्रमबद्ध विज्ञान की प्रादेशिक अध्ययन की शैली बाद में 20वीं शताब्दी तक भूगोल में चलती रही। जी सर। इस समय तक लगभग नक्शे बनाने की कला काफी विकसित हो चुकी थी, कार्टोग्राफी की। जी सर। और इस मानचित्र कला में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एक तो पहले नक्शे बड़े बड़े क्षेत्रों के, दुनिया के या महाद्वीप के बनते थे। जी अब सर। छोटे छोटे क्षेत्रों के भी मानचित्र बनाए जाने लगे, छोटे प्रदेशों के मानचित्र बनना शुरू हुआ। पहला परिवर्तन कार्टोग्राफी में हुआ। जी सर। दूसरा एक और परिवर्तन हुआ जी। कि इस बीच में एक एक वस्तु को दिखाने के लिए मानचित्र बनाए जाने लगे, जिसे हम लोग थीमेटिक मैप कहते हैं। जी सर। संख्या का वितरण है, जी या सर। वर्षा का वितरण है, जी सर। या फसलों का वितरण है, ये थीमेटिक जी। मैप कहलाते हैं। एक थीम लेकर बनाए गए मानचित्र। एक जी तो सर। छोटे प्रदेशों के मानचित्र बनने लगे, और जी सर। दूसरे विषय वस्तुगत थीमेटिक मानचित्रण शुरू हुआ इस अवधि में। जी सर। इस अवधि तक दुनिया के प्रमुख स्थानों की स्थिति का निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका था। जी सर। और एक और महत्वपूर्ण, वास्तव में आप इसमें पढ़ी हैं कि आर्ट्स में? जी सर। आप एमए हैं कि एमएससी? हाँ सर, आप एमए है एमए मेरा। हैं कि एमएससी? एमए है सर, ज्योग्राफी से। एमएससी। एमए है तो सर, खैर एमए। साइंस हाँ। में जी। वर्गीकरण की विधियां विकसित हो चुकी थी। केमिस्ट्री में जैसे जी। एलिमेंट को क्लासिफाई करने का वर्गीकरण का सिद्धांत है, इसी जी तरह सर। से वनस्पति शास्त्र में है, जूलॉजी जी। में है। तो जी। क्लासिफिकेशन का नियम वहां विकसित हो चुका था। भूगोल वालों ने भी उन जी। नियमों का प्रयोग प्रदेश बनाने में किया, रीजन बनाने में भूगोल वालों ने भी उनका प्रयोग किया। और यह परंपरा 1800 से लेकर 1950 के मध्य काफी विकसित हुई, प्रदेश बनाने की। प्रदेश बनाना वही चीज है जो विज्ञानों में वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। प्रदेश आप जानती हैं, यस दो सर। तरह के प्रदेश होते हैं। जी सर। हर्बर्टसन का नाम सुना होगा आपने, हार्वर्ड। समानता के आधार पर और यस सर। संबद्धता के आधार पर तो प्रदेश बनाना शुरू हुआ। यह इसकी जी। विशेषता थी जर्मनी के भूगोल वालों की। तो इतनी जी चीजें सर। हम लोगों ने देखा। जर्मनी जी में सर। क्रमबद्ध और प्रादेशिक दोनों भूगोल की शाखाओं का विकास हुआ। जर्मनी जी में सर। ही नियतिवाद या निश्चयवाद का विकास हुआ। जर्मनी में ही द्वैतवाद का विकास हुआ, जी सर। भौतिक भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल। जर्मनी यस में सर। ही भौतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों को जो भूगोल को सेतु कहा गया, ये सारी परंपराएं जर्मनी ने भूगोल को दी। जी सर। इसी के समकक्ष फ्रांस में भी भूगोल का काफी विकास हुआ। फ्रांस जी। जी सर, फ्रांस। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 1850 के बाद फ्रांस में भूगोल का विकास शुरू हुआ। जी सर। और इतना तेजी से फ्रांस में भूगोल का विकास हुआ कि उस समय कहा जाता था कि प्रत्येक भूगोल वेत्ता के दो देश हैं। एक जी सर। उसका अपना देश, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे अमेरिका में हो, तो वह उसका जी। अपना देश। और दूसरा देश है फ्रांस, जहां वो जी। जाकर भूगोल पढ़ता था।
तो इतना महत्व हुआ भूगोल में फ्रांसीसी संप्रदाय का, फ्रांसीसी विचारधारा का। प्रत्येक भूगोलवेत्ता के 2 देश, एक स्वयं का और दूसरा फ्रांस, इसलिए कि वो फ्रांस से ही भूगोल सीखता था, पढ़ता था, जानता था। फ्रांस में जितने एक साथ भूगोलवेत्ताओं ने काम किया, जन्म लिया, भूगोल को विकसित किया, इतना भूगोलवेत्ता एक साथ किसी और दुनिया के देश में नहीं हुए। यहाँ जो महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हुए उसमें से सबसे पितामह जिसे कहते हैं वो ब्लाश है। विडाल डेला ब्लाश का नाम सुना हो। ब्लाश सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी उनके सारे शिष्य और शिष्यों के। ब्लाश के बाद जीन ब्रून्स का नाम आपने तो बस्तियों के अध्ययन में, दिमाजिया का नाम सुना हो, डी मार्टोनी, ब्लैंचार्ड, ब्लोलिंग, ये महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता फ्रांस में हुए। इनके कुछ योगदान, इन लोगों ने जो सामूहिक काम किया पूरे फ्रांस का जो योगदान था भूगोल में, एक इन्होंने भूगोल को सोशल साइंस और फिजिकल साइंस को जोड़ने की कड़ी के रूप में विकसित किया, लिंक के रूप में। भूगोल को मानविकी, ह्यूमैनिटीज और नेचुरल साइंसेस को जोड़ने की कड़ी के रूप में स्थापित किया, टुकड़े के रूप में नहीं। थोड़ी रुक रही है सर। भौतिक जी सर। पहला काम इन्होंने किया कि सोशल साइंसेस और फिजिकल साइंसेस को जोड़ने के रूप में, कड़ी के रूप में भूगोल को विकसित किया। जी सर। दूसरा काम ये किया, इसके पहले हायर एजुकेशन में ज्योग्राफी विषय नहीं होता था। इन लोगों ने हायर एजुकेशन में ज्योग्राफी के अध्ययन के विभाग स्थापित किए, MA किया, PhD कराया। तीसरे, इन्होंने भूगोल की महत्ता को इतना प्रचारित किया कि इनको सरकारी विभागों में एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा और शिक्षक बनाने के लिए इनको प्रशिक्षित किए जाने लगा। तो इस तरह से इन्होंने कड़ी के रूप में, एक उच्च अध्ययन के विषय के रूप में और एक एप्लाइड साइंस के रूप में, व्यावहारिक विज्ञान के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि भूगोल का अध्ययन इतिहासकारों द्वारा आरंभ किया गया था। हिस्ट्री के लोगों ने भूगोल पढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि शुरू में भूगोलवेत्ता थे नहीं, तो इतिहासकार ही भूगोल पढ़ाते थे। और इसलिए करेंगे कि इतिहास पर प्राकृतिक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन ही भूगोल माना। ठीक है जी सर, ठीक है। जी सर, ठीक है। फ्रांस में इतिहास वालों ने भूगोल पढ़ाना शुरू किया। जी सर। और इसलिए इनका जोर था कि इतिहास पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है, इसका अध्ययन भूगोल में किया जाए। एक दूसरा हिस्सा था धरातल संबंधी, उसका अध्ययन जो भूगर्भ शास्त्री करते थे। जी सर। भूगर्भ शास्त्री, जियोलॉजी। ठीक है जी, तो यहाँ 2 तरह के विभाग बने। एक विभाग जो इतिहास से जुड़े थे और दूसरा भौतिक भूगोल जो भूगर्भ शास्त्र से जुड़ा हुआ था। 2 अलग अलग संप्रदाय विकसित हुए, यद्यपि इनको जोड़ने की कड़ी के रूप में भूगोल को विकसित करने का प्रयास किया गया। इसमें क्या किन लोगों ने योगदान दिया देखें। सबसे महत्वपूर्ण पुरोधा, या जिसे हमने कहा सबसे बड़े विद्वान, विडाल डेला ब्लाश थे। ब्लाश पितामह भूगोल के पितामह। इन्होंने भूगोल को के प्रादेशिक अध्ययन को सबसे महत्वपूर्ण बना, मतलब पृथ्वी को प्रदेशों में बांटें और फिर प्रदेश के सभी तत्वों का अध्ययन करें। ये कहना था कि प्रदेश जो होते हैं वह भौतिक और मानवीय तत्वों के मिश्रण से बना होता है। और जब हम प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो भौतिक और सभी तत्वों का अध्ययन अपने आप हो जाता है। और इस तरह से ब्लाश ने प्रादेशिक अध्ययन को
महत्व दिया। जी सर। और उनका कहना था कि प्रदेश को केवल तत्वों का सम्मिश्रण न समझें, बल्कि उनका संश्लिष्ट, उनसे मिला हुआ रूप देखें। जी सर। और प्रदेश का जो स्वरूप दिखाई देता है, वह स्वरूप बनता है मानवीय तत्वों से भी और भौतिक तत्वों, इनके सम्मिश्रण से बनता है। जी। और इसी के आधार पर उन्होंने प्रदेश बनाने की एक संकल्पना विकसित की, जिसको पेज कहते हैं, पेज की अवधारणा। पीच। छोटे जी सर। छोटे प्रदेश बनाना और उनका अध्ययन करना, यह पेज कहलाता है। तो ब्लास ने फ्रांस को छोटे छोटे प्रदेशों में बांटा और उनका प्रादेशिक अध्ययन किया, और इस तरीका को, अध्ययन के इस विधि को उन्होंने पेज कहा। जी सर। दूसरी बात उन्होंने कहा, जर्मनी में हमने बताया था, आपको याद हो, रेडजेल ने कहा था कि जी मानव सर। की सभी गतिविधियां प्रकृति कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। जी सर। इसके विरोध में ब्लास ने कहा कि मानव का प्रकृति से सक्रिय संबंध होता है, प्रकृति जी सर। उसका दास नहीं है, मानव उसका दास नहीं है। जी सर। ठीक है। ठीक है रेडजेल सर। ने तो कहा था कि मानव प्रकृति का दास है, जी सर। मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ, पृथ्वी की उपज है, रेडजेल ने कहा। ब्लास ने जी कहा सर। नहीं, मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच फंक्शनल रिलेशनशिप है, उनके पारस्परिक संबंध है, और मनुष्य प्रकृति से कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रित नहीं होता, प्रभावित होता है। जी सर। उनका कहना है कि प्रकृति अनेक संभावनाएं देती है, प्रकृति में अनेक पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं, और मनुष्य अपनी आकांक्षा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उनका उपयोग करता है। जी सर। ठीक है। और ठीक है सर। यही यही विचार कहलाता है संभववाद, जी सर। पॉसिबिलिज्म। डिटर्मिनिज्म का विरोधी जो है संभववाद, जिसमें ब्लास ने, उसके जन्मदाता हैं, और जी उन्होंने सर। कहा कि प्रकृति मनुष्य के सामने तमाम संभावनाएं देती है, नियंत्रित नहीं जी सर। करती है, और उन संभावनाओं का मनुष्य कितना उपयोग करे, यह मनुष्य की आवश्यकता और क्षमता पर निर्भर करता है। तो ये विचार हैं किस संप्रदाय के? संभववाद के। और इसी के आधार पर मानव भूगोल का विकास हुआ। उनके शिष्य थे, महत्वपूर्ण शिष्य, लगभग उन्हीं के समकक्ष विद्वान जी सर। जीन ब्रूच। जी सर। जी। उन्होंने भी मानव भूगोल की पुस्तक लिखी। सबसे पहले तो ब्लास ने लिखी थी, बाद में जी सर। इन्होंने भी पुस्तक लिखी मानव भूगोल पर। और यस सर। इन्होंने मानव भूगोल में जो चीजें पढ़ी जाती हैं, उनको जी। 3 ग्रुप में रखा। जी सर। मानव भूगोल की विषय सामग्री को 3 भागों में रखा। एक तो जी। मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग, जी सर। मतलब अनुत्पादक जमीन का हम उपयोग क्या करते हैं? घर बनाते हैं, बांध बनाते हैं, यह उत्पादक उपयोग नहीं है। जी मतलब सर। बस्तियों का, सड़कों का, इनका अध्ययन। इसी तरह से दूसरा है वनस्पति और जीव जगत पर, माने कृषि का अध्ययन करना। जी सर। और तीसरा भूमि का विनाशक उपयोग, जैसे जी। खनिज वगैरह खोदना, मिट्टी का जी उपयोग सर। करना, ये हाँ। सारे। तो 3 समूहों में मानव की क्रियाओं को बांटकर जीन ब्रोन्स ने मानव भूगोल की पुस्तक लिखा। जी सर। इस पुस्तक लेखन में इन्होंने 2 सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ब्रोन्स ने 2 नियम, प्रिंसिपल्स रखा है। एक इनका नियम है, क्रियाशीलता का नियम कहलाता है। जी सर। उनका कहना है कि चाहे भौतिक तत्व हो या सांस्कृतिक तत्व हो, वह सदैव परिवर्तनशील हैं। जी सर। भौतिक तत्व भी बदल रहे हैं, चाहे धरातल हो, चाहे मिट्टी हो, जलवायु हो, वनस्पति हो, या मानव, उसका जी। निवास, घर, आवास, खेती, उद्योग, सारी चीजें बदल रही हैं। और इस परिवर्तनशीलता को उन्होंने कहा क्रियाशीलता का नियम। जी सर। ठीक। ठीक है दूसरा सर। नियम, इसको ही ध्यान में रख करके जो 3 ग्रुप बनाया है, वो विभाजन किया था।
जी सर। दूसरा अंतरक्रिया का नियम, जी सर। इंटरेक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। उनका कहना यस। है कि किसी क्षेत्र में जो तत्व हैं, चाहे जी। वह भौतिक हो चाहे मानवीय हो, दोनों जी के बीच परस्पर इंटरेक्शन होता है, अंतरक्रिया होती है। जी अंतरक्रिया सर। मतलब दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जी सर। होते हैं। जैसे एक अगर मालवा ले लें तो वहां जी के सर। जो भौतिक तत्व हैं वहां मानव को प्रभावित करते हैं। मानव क्या करे, खेती करे, उद्योग करे, कैसे करे, कौन सी खेती करे, जी और सर। यह और इनके माध्यम से मानव पुनः भौतिक तत्वों को प्रभावित करता है। तो यह नियम उनका है, अंतर क्रिया का नियम, इंटरेक्शन का नियम। बाद में भी इसको और रिफाइन किया गया है। तो इस तरह जी से सर। उन्होंने दो नियम दिए, तीन समूह मानव भूगोल के तत्वों को रखा, और यह ब्रून्स का महत्वपूर्ण योगदान था। जी यद्यपि सर। फ्रांस में भूगोल की सभी शाखाओं का विकास हुआ, परंतु प्रादेशिक भूगोल और मानव भूगोल विशेष रूप से विकसित हुए। जी सर। लगभग इनसे थोड़ा सा पीछे है तीसरा संप्रदाय जी सर। या विचारधारा, ब्रिटिश जी सर। जियोग्राफिकल स्कूल। जी। एक यहाँ से एक यात्री आए थे। जी सर। एक मिनट मनीषा, जी सर। कुछ जी कहना सर। है? मैं क्लास में हूँ, आपको कुछ कहना तो मैं इधर मिल लेता हूँ। किनसे मिलना है? मैं तिलिया से आया हूँ। अच्छा अच्छा, जी, तो काम लेने के लिए। तो दे लीजिए, मैं अभी तो 2 बजे तक क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आगे दे ले। तो सॉरी, एक निमंत्रण वाले आ गए थे। जी सर। जी सर। ओके सर। तो कैप्टन एक कुक थे जिन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की थी, और उनने पृथ्वी के संबंधी बहुत सारी खोज किया था, और उस खोज के आधार पर ही ब्रिटिश भूगोल का विस्तार विकास, ब्रिटिश भूगोल वेत्ताओं ने उसका काफी किया। जी सर। इसी बीच में कैप्टन कुक की यात्रा साथ ही साथ एक और चीज हुई। ब्रिटेन में एक सोसाइटी स्थापित की गई जिसका नाम है रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी 1830 में। और यह जी। सोसाइटी तमाम लोगों को लिए सोचने के लिए, लिखने के लिए, यात्रा करने के लिए सहायता देने लगी, और इससे ब्रिटेन लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य में 1850 के बाद भूगोल का विकास काफी तेजी से हुआ। जी सर। पहली बार ब्रिटेन में भूगोल की पढ़ाई शुरू हुई यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। लंदन यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, हमें देखने का मौका मिला था जी सर। वहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। जी सर। और उस समय ब्रिटेन में जो भूगोल की पढ़ाई होती थी, जो विधि, जो उपागम उपयोग में लाए जाते थे, वह मुख्य रूप से फ्रांस की उपागम थे। जी सर। और भूगोल का अध्यापन मुख्य रूप से भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा, भौतिक भूगोल तथा जी सर। इतिहासकारों द्वारा मानव भूगोल का अध्यापन शुरू हुआ था, जैसा जी कि सर। फ्रांस में हमने आपको अभी बताया था। जी सर। इस देश में एक लेडी थी, समरविले, लेडी समरविले। लेडीज। उन्होंने जी सर। पता नहीं क्यों बड़ा इंटरेस्ट लिया भूगोल विषय को विकसित करने में। ब्रिटेन में बहुत जी। प्रयास किया, उनके प्रयास से ही भूगोल यहाँ एक स्थापित विषय के रूप में विकसित हुआ। जी सर। इसके पहले कि हम लोगों के विचारों को बताएं, ये बता दें कि ब्रिटिश भूगोल वेत्ता जो थे मुख्य रूप से नियतवाद को मानते थे। यद्यपि फ्रांस की अध्ययन यस शैली सर। को अपनाया था, जी लेकिन सर। इनके विचार जर्मनी जैसे थे। नियतवाद का जी। विकास हुआ था जर्मनी में, रटजेल से। तो जी सर। यद्यपि ये फ्रांसीसी तरीके विधियों का प्रयोग करते थे, लेकिन जी सर। इनका मानना था, इनका विश्वास था कि भूगोल नियतिवाद से जुड़ा हुआ है, अर्थात पर्यावरण मानव की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जी सर। और ये एक सज्जन थे, लगभग इसी 1854 में जन्मे थे, पैट्रिक गेडिस।
उन्होंने एक yes, sir. अवधारणा दी स्थान, कार्य और समाज का। हाँ, स्थान, कार्य, समाज, 3 शब्द हैं। स्थान मीन्स प्लेस, कार्य yes, मीन्स sir. वर्क और सोसाइटी। समझ, ये ओके, तीनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। संक्षेप में इस तरह, जी, स्थान माने पर्यावरण, जहां जी, आदमी रहता है, जी सर, वह उसके कार्य को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है कि वह जी, क्या करे। यह निर्भर होता है जहां वह रहता है। अगर मरुस्थल में रहता है और खेती करना चाहे तो संभव नहीं है, ठीक है जी ना। सर, ठीक तो है सर, स्थान कार्य को नियंत्रित करता है और वह कार्य और स्थान मिल करके समाज का स्वरूप निर्धारित करते हैं। किस तरह से व्यक्ति रहें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे क्या करें, यह निर्धारित होता है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्थान। जी स्थान सर, मीन्स पर्यावरण। तो पर्यावरण, पर्यावरण ही सब कुछ, फंक्शन को, आदमी के कार्य को, उसके समाज को निर्धारित करता है। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा रही है ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं की, जिसको हम लोग कहते हैं नियतिवाद। जी सर, यहाँ जो महत्वपूर्ण इस काल में भूगोलवेत्ता हुए, उनमें से पहला और सबसे महत्वपूर्ण जॉन मैकेंडर। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आपने सुना हो। जी सर, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पहली बार भूगोल के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, जॉन मैकेंडर जी सर, ने कहा कि वह मानव और उसके भौतिक पर्यावरण के अंतर क्रिया का अध्ययन करता है। जी सर, क्या करता है? अंतर क्रियाओं के अध्ययन, भूगोल जो पढ़ता है जी, वह मनुष्य का पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है, जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसका अध्ययन करता है। जी सर, ठीक है। माने ठीक है सर, अंतर क्रिया का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बताया। अंतर क्रिया, किस बात जी का सर, अंतर क्रिया? मानव और उसके भौतिक पर्यावरण, इन जी सर, दोनों के बीच जो अंतर क्रिया होती है, उस अंतर क्रिया का अध्ययन करना ही भूगोल है, ऐसा मैकेंडर ने कहा। जी सर, और यही मानव पर्यावरण संबंध ब्रिटिश भूगोल का मुख्य विषय बना। यहीं से ये कहा जाने लगा कि भूगोल मनुष्य और पर्यावरण का अध्ययन करता है। ब्रिटिश भूगोल वेत्ताओं की सबसे महत्वपूर्ण जो देन है, वह मनुष्य पर्यावरण के संबंध का अध्ययन है। जी सर, समझी? जी सर, हेलो। हेलो, हाँ सर, आ रही है आवाज? अनीता, हाँ सर, आ रही है आवाज आवाज सर? आ रही है? जी सर, आ रही आ है, रही है। हाँ सर, तो इनके आधार पर ही ब्रिटेन में यह जी, अवधारणा विकसित हुई कि प्रकृति और मनुष्य के अंतर संबंध का अध्ययन भूगोल है। जी सर, एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्होंने दिया हर्बर्टसन ने, सॉरी मैकेंडर ने, जी सर, जिसको कि आज भी दुनिया जानती है और जिसका नाम है हृदय स्थल का सिद्धांत। सुना है जी कभी सर, हार्टलैंड थ्योरी? हाँ सर, जॉन मैकेंडर हृदय स्थल, हृदय स्थल का सिद्धांत, जी एक सर, सिद्धांत दिया। हृदय स्थल क्या होता है? इनका मैकेंडर का कहना था कि पूर्वी जी, यूरोप में जो देश हैं, रूस सहित पोलैंड, जर्मनी वगैरह वगैरह, जो ये छोटे छोटे तमाम देश हैं, जी इसको सर, इन्होंने कहा हृदय स्थल कहा। जी ये सर, दुनिया का हृदय स्थल है, हार्ट है। हाँ सर, पूर्वी यूरोप हृदय स्थल है। और इनका जी, मानना था कि जो देश इस पूर्वी यूरोप अर्थात हृदय स्थल पर अधिकार करेगा, जी उसका सर, विश्वद्वीप पर अर्थात यूरोप पर अधिकार होगा, और जो विश्वद्वीप पर अधिकार करेगा उसका दुनिया में अधिकार होगा, कब्जा जी होगा। सर, जी सर, यह जी है सर, हृदय स्थल का सिद्धांत। हाँ सर, पूर्वी यूरोप हृदय स्थल है। जी सर, इनका कहना था पूर्वी यूरोप पर जो कब्जा कर लेगा वह जी सर, हृदय वह जो है हृदय यूरोप विश्वद्वीप पे, मीन्स यस सर, यूरोप पर कब्जा कर हाँ, सकता है, और जी जो सर, यूरोप पर कब्जा करेगा वह सारी दुनिया पर कब्जा करेगा। यह जी संक्षेप में सर, इनका हृदय स्थल सिद्धांत है। आज भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इसकी बहुत महत्ता है। जी यद्यपि सर, एक और इससे मिलता जुलता सिद्धांत स्पाइकमैन का है, लेकिन हाँ सर, यह मैकेंडर का सिद्धांत आज भी प्रचलित है। तो दो चीजों के लिए जाने जाते हैं मैकेंडर।
जी सर। मानव और प्रकृति के संबंध का अध्ययन और जी हृदय स्थल का सिद्धांत। जी सर। मैकिन्डर के बाद वहीं एक और विद्वान नियुक्त हुए जिनका नाम है हर्बर्टसन। जी सर। जॉन हर्बर्ट। इन्होंने भूगोल विकसित करने सर। में और उसका प्रचार प्रसार करने में बहुत प्रयास किया जी सर। और इनका सबसे बड़ा योगदान है, इन्होंने दुनिया प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा। 14 प्रदेश इन्होंने बनाए, जी सर। नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रादेशिक प्रदेश। जी सर। इन्होंने विश्व प्रादेशिक प्रदेशों माने बृहद प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा। जी सर। प्राकृतिक प्रदेश का मतलब था कि वह जी। क्षेत्र जहां संरचना माने चट्टान, जी सर। जब स्थल विन्यास, भूस्वरूप, जी जलवायु सर। और वनस्पति में समानता हो, जी। जहां बनावट, भू आकृति, वन में समानता हो, जलवायु में समानता हो, ऐसे क्षेत्र को उन्होंने एक प्राकृतिक प्रदेश कहा। जी सर। यह इनका प्राकृतिक प्रदेश, हम लोग जब तक पढ़ते थे तो विश्व का अध्ययन करने के लिए इनके प्राकृतिक प्रदेश को ही आधार माना जाता था। बाद में अभी तो 50 के बाद इसे त्याग दिया गया है। जी सर। इसी बीच में फर्स्ट वार हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, याद है आपको? प्रथम विश्व युद्ध। हाँ सर। हाँ है सर। हाँ सर। कब हुआ था 1914। कभी? हाँ सर 19। 1914 में हुआ था हाँ सर 14 में। यस सर। और इसके बाद 19 में खत्म हुआ। जी और सर। युद्ध के बाद ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में भूगोल के विभाग स्थापित किए गए जी सर। और इन विभागों में मानव भूगोल की तुलना में भू आकृति विज्ञान का बहुत हाँ तेजी से विकास हुआ। भू आकृति यस विज्ञान सर। जी और सर। इसके साथ ही साथ ब्रिटेन में ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन शुरू हुआ, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का। जी सर। मैकिन्डर के बाद एक और सज्जन थे, स्टैम्प, LD स्टैम्प, डडले स्टैम्प। यस सर। आप हाँ कृषि भूगोल इंटरेस्ट रखती हैं, इसलिए आपको इनके बारे में जानना जी आवश्यक है, जरूरी है। जी सर। जी सर। डडले स्टैम्प एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे और उन्होंने भूगोल को व्यावहारिक विज्ञान के रूप में स्थापित किया, अप्लाइड साइंस के रूप में। जी सर। व्यावहारिक विज्ञान मतलब वह विज्ञान जिसका कि मानव जीवन के दिन प्रति दिन के कार्यों में उपयोग किया जा सकता है, जी सर। ऐसे विज्ञान को कहते हैं व्यावहारिक विज्ञान। तो जी स्टैम्प ने भूगोल को इस तरह से स्थापित किया, इस तरह से विकसित किया कि वह मानव के कार्य के लिए आवश्यक बन गया। जी सर। ऐसा क्या काम किया उन्होंने? यद्यपि उन्होंने जी 50 पुस्तकें लिखी हैं, स्टैम्प की 50 पुस्तकें हैं, जी सर। परंतु उन सारी पुस्तकों में से तमाम विषयों पर लिखा है उन्होंने। उन जी सर। विषयों में से एक विषय सबसे महत्वपूर्ण है जिसे आप जाने, जी भूमि सर। उपयोग सर्वेक्षण। भूमि उपयोग। भूमि यस सर। उपयोग, लैंड यूज सर्वे। जी सर। हमने अभी उल्लेख किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जितने यूरोप के देश थे, फर्स्ट जी वर्ल्ड सर। वार ही हुआ था वही हार्टलैंड थ्योरी के कारण। लोगों जी ने सर। पूर्वी यूरोप पर कब्जा करने के लिए वार किया था, युद्ध किया था जी और सर। बाद में 19 में समाप्त हुआ। जी और समाप्ति के बाद सारे जो यूरोपीय देश थे उनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जी गई। जी सर। उसी समय ब्रिटेन में भी वहाँ के उद्योग और कृषि गड़बड़ा गए। कृषि को विकसित करने के लिए प्रयास किया गया कि जी सर। यहाँ की जमीन का कैसे उपयोग किया जाए, जमीन की गुणवत्ता को देखा जाए और उसके आधार पर वहाँ की फसलें की जाएं। इसके जी सर। लिए भूमि का उपयोग का सर्वेक्षण किया गया, किस जमीन पर का काम होता है, किस जमीन का किस काम के लिए उपयोग होता है, सर्वेक्षण किया जाए। और यह जी सर्वेक्षण सर। किया गया के नेतृत्व में। कई सालों तक यह सर्वे करा। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों की मदद से उन्होंने एक एक खेत का सर्वे किया। जी सर। उस सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना के आधार पर ब्रिटेन के बड़े पैमाने के मापक मानचित्र तैयार किए और एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ब्रिटेन की भूमि
इसका उपयोग और दुरुपयोग ये लिखा हुआ है, और जी इसी सर, हाँ। लैंड यूज और इसी पुस्तक के नाम से स्टैंप अमर है। तो जी सर, भूमि उपयोग सर्वे, लैंड जी यूज सर्वे की शुरुआत की थी स्टैंप ने ब्रिटेन यस में, और इस ब्रिटेन की विधि का उपयोग विश्व के तमाम देशों में हुआ। भारत में भी सर, किया गया। एक हमने नाम बताया था आपको, शफीकल, हाँ सर, हाँ सैयद सब, मोहम्मद शफी, उन्होंने यस भी सर, इसी विधि का प्रयोग करके और इन्हीं के निर्देशन में पूर्वी उत्तर प्रदेश के भू उपयोग का पीएचडी के लिए अध्ययन किया था। यस सर, तो स्टैम्प, इसके अलावा बहुत सारे नाम है, रॉक्सबी, फ्लोरा, ओल्डीज, याद, इन लोगों ने भी ब्रिटेन में काफी काम किया। जी सर, तो ब्रिटेन की शैली थी फ्रांस की, लेकिन जी सर, विचारधारा थी जर्मनी की, नियतिवाद की। जी यहाँ सर, मनुष्य और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन मुख्य विषय बना। मुख्य जी विकास हुआ जियोमॉर्फोलॉजी का, यद्यपि जी और सर, शाखाएं भी विकसित हुई। जी सर, अमेरिका, हाँ अमेरिकी संप्रदाय। जी सर, अमेरिका में भूगोल का आ, आरंभ हुआ विलियम डेविस मॉरिस, विलियम जी सर, मॉरिस डेविस से। डेविस का नाम आपने सुना है शायद, कभी नहीं? हाँ जी सर, सुना है सर, डेविस का साइकिल ऑफ इरोजन के संदर्भ में आपने नाम सुना हो, कभी सुना है कि नहीं? सर सुना है मैंने सर, ये अमेरिकन जो थॉट वाले हैं सर, ये विलियम विलियम, डेविस अमेरिका, हाँ सर, और डेविस कुमार, अमेरिकन थे, जी सर, और अमेरिकन, उन्होंने तमाम काम किया, खास करके भू आकृति विज्ञान के रूप में काम किया। जी सर, और उनका जो साइकिल ऑफ इरोजन है उसके लिए वे दुनिया में प्रख्यात हैं। जी सर, अमेरिका में भी मुख्य रूप से निश्चयवाद का प्रभाव था। जी सर, कारण ये था कि यहाँ जो विद्वान भूगोल विकसित कर रहे थे, उनकी ट्रेनिंग जर्मनी में हुई थी, जी जहाँ सर, की डिटर्मिनिज्म का विकास हुआ था। इसलिए अमेरिकी भूगोल पर भी नियतिवाद का या निश्चयवाद का ही प्रभाव था। जी सर, पहला भूगोल विभाग 1903 में शिकागो जी में सर, स्थापित हुआ। जी यद्यपि सर, महाविद्यालयों में इसके पहले ही भूगोल पढ़ाया जाता था, जी सर, और यहाँ भूगोल की पढ़ाई शुरू हुई हम्बोल्ट और रिटर के विचारों के आधार पर। हम्बोल्ट मतलब क्रमबद्ध अध्ययन, एक एक विषय लेकर अध्ययन, और रिटर जी सर, मतलब प्रादेशिक अध्ययन। तो जी नियतिवाद के आधार पर प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन ब्रिटेन में, सॉरी, अमेरिका में शुरू हुआ। जी सर, शुरुआत की थी किसने? डेविस ने, विलियम मॉरिस डेविस पूरा नाम है। हेलो, हम लोग केवल डेविस के नाम से जानते हेलो हैं। सर, आवाज नहीं आ रही, हाँ, तो आ रही है कि नहीं? आपको आ रही है आवाज? हेलो मनीषा, हेलो, बोलो ना, आवाज आ रही है? हेलो मनीषा, मनीषा, हेलो मनीषा, आवाज नहीं आ रही? मनीषा कहाँ गई? हेलो, कहाँ गई लड़की?
आवाज नहीं आ रही मनीषा? हेलो, हाँ सर, हाँ सर, अब आ रही है आवाज, अभी आ नहीं रही थी सर। वही तो, कहाँ चली गई थी, यही तो। हाँ सर, सर अब ठीक है सर। हाँ हो गया है सर का लेक्चर क्या मनीषा? नहीं मैम, अभी नहीं, वो हाँ, हो कुछ गया नेटवर्क प्रॉब्लम थी। अच्छा, है। दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, दिख रहा है स्क्रीन पे। आधुनिक युग फ्रांसीसी योगदान वाली स्लाइड दिख रही है। अब हम सर वो लास्ट वाली थी, अमेरिका वाली सर। ये है, दिख रही है? जी जी सर, हाँ सर, ये ठीक है। तो हमने कहा कि अमेरिका में जी सर। भूगोल का के विकास का श्रेय जाता है डेविस को। जी सर। ये दुनिया में तमाम काम किया है, तमाम तरह के साइकिल ऑफ इरोजन की, इनों की फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन के लिए जाने जाते हैं। भौगोलिक जी सर। चक्र, जिसे हम लोग अपरदन चक्र भी कहते हैं। हाँ इसके सर। बारे में आप जानती हैं, इनका कहना था जी सर। कि भू आकृतियों का विकास एक क्रम में होता है। ठीक है, जी सर। एक जी उनका सर। ऑर्डर है। जैसे जी सर। आदमी का विकास होता है जन्म से लेकर अंत तक, उसी तरह से उनका कहना था कि भू आकृतियों का विकास भी ऐसे होता है। जी प्रारंभ में सर। युवावस्था, जैसे आदमी की, प्रौढ़ावस्था, जी और सर। वृद्धावस्था, सेनाइल जिसे कहते हैं। तो इस तरह से एक क्रम में भू आकृतियां विकसित होती हैं, पहली जी सर। विचारधारा से। ठीक है ना? भू जी सर। आकृतियों का विकास एक क्रम में होता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि लैंड फॉर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रक्चर स्टेज। उनका ये कहना था कि जो लैंड फॉर्म है, भू आकृतियां हैं, जी वह सर। वहां की चट्टान, वहां जो अपरदन की प्रक्रियाएं हैं, और वह क्षेत्र किस अवस्था में है, इसका परिणाम होता है। लिखा जी है, सर। देखो, भू आकृति संरचना, प्रक्रिया और अवस्था का परिणाम है। जी मतलब जो सर। भू आकृति हम देखते हैं, कोई एक नहीं है, जी बल्कि सर। इसके निर्माण में तीन चीजों का योग है। एक जी तो इसका विकास किस तरह के चरण पर हुआ है, जिसको जी संरचना कहा। जी सर। ठीक है, कठोर चट्टान है, मुलायम चट्टान है, बीच की चट्टान है, रेतीली चट्टान है, कैसी चट्टान है, यह जी संरचना। सर। अलग अलग संरचना में अलग अलग तरह की भू आकृतियां मिलती हैं। जी सर। इसी तरह से अपरदन की प्रक्रिया कौन सी चल रही है वहां? पानी जी द्वारा सर। अपरदन हो रहा है, वायु द्वारा अपरदन हो रहा है, हिम द्वारा अपरदन हो रहा है। यह जी भी सर। वहां की भू आकृति है। सर आप पढ़ाते जाइए, मैंने मनीषा, अपने आप को, हाँ सर, मैंने अपने आप को म्यूट किया है, दो दो एक मिनट तक, जब तक अजान होती है। सर आप पढ़ाते जाइए, मुझे सुनाई दे रहा है सब। ठीक है सर। ठीक है, अजान होने ओ, दें। नहीं, आप सुन हाँ। रही है ना? हाँ सर, मैं सुन रही हूँ सर, और बस आप, ये मेरी है, आवाज आप तक नहीं आएगी। ठीक है सर, मैं सुन रही हूँ सर। संरचना, प्रक्रिया और अवस्था, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में है कि वृद्धावस्था में है, अलग अलग तरह की, एक भी अपरदन का साइकिल हो, एक ही तरह का की बनावट चट्टान की हो, तो भी अवस्था के अनुसार भू स्वरूप में अंतर होता जाता है। तो यह दो सिद्धांत हैं जिनके लिए वे जाने जाते हैं, और इनके इस सिद्धांत का भू आकृति विज्ञान में बहुत अधिक प्रयोग हुआ। इनके डेविस के बाद एक और महत्वपूर्ण विद्वान हुई जिन्होंने अमेरिका के भूगोल को बहुत प्रभावित किया है। उनका नाम है एलन चर्चिल सैंपुल, एक मैडम है, एलन चर्चिल सैंपुल, संक्षेप में सैंपुल कहते हैं। इनकी अमेरिकी भूगोल के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उल्लेखनीय है कि इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी जर्मनी में, रेडजेल के शिष्या के रूप में। ठीक, हेलो सर हाँ सर, मैं हेलो। सुन रही हूँ सर। सर मैं सुन रही हूँ सर, आप पढ़ाते रहिए, बस जैसे ही अजान ऑफ होगी तो मैं माइक ऑन कर लूंगी, अभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सर। आजान में तो नहीं आ रही है तो। हाँ सर, इसीलिए मैंने ऑफ किया था सर। ठीक है तो सर। हाँ
सैम्पल जो थी ये रेडियल की शिष्या थी और जी उन्हीं सर। के विचारों को भी अमेरिका में प्रचारित करती रही। उन्हीं जी के सर। विचारों को लेकर उन्होंने एक किताब लिखा, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट या जी सर। भौतिक पर्यावरण के प्रभाव नामक की पुस्तक 1911 में लिखी थी। और जी जिसके सर। इंट्रोडक्शन में ही उन्होंने लिखा है, बिल्कुल शुरू में लिखा है कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ, जी सर। हाँ। अर्थात मनुष्य वातावरण का, अर्थ मतलब हाँ। पर्यावरण जी की सर। उपज है। मतलब जी सर। मनुष्य कुछ नहीं है, वह हाँ सर। पर्यावरण का प्रोडक्ट है, उत्पाद है। जी सर। इसका मतलब उनका कहना था कि जी सर। पृथ्वी सर आप। हाँ। माने मानव पृथ्वी का बच्चा है, इसका मतलब ये नहीं है। इसके जी सर। भी पृथ्वी ने उसका लालन पालन किया, उसको खिलाया, काम दिया, और विचारों को ढाला, सामने कठिनाइयां उपस्थित की, शक्ति जी सर। दिया, विचार दिया और उत्तर भी दिया। जी तो सर। प्रकृति ने समस्याएं रखी, उस शारीरिक क्षमता दी, बौद्धिक विकास किया, उसका कार्य नियंत्रित किया। जी सर। पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण का काम है, अर्थात जी मनुष्य सर। जैसा है, जैसा करता है, जैसा सोचता है, जैसी उसकी बनावट है, सब जी सर। पर्यावरण के कारण ही है, पर्यावरण की उपज है। इन्होंने तो जी यहाँ तक कहा था कि यूरोप के तटीय भागों में लोगों की आधी आंखें बंद जी होती हैं, जी सर। जी सर। हाँ। क्योंकि वहां मक्खियां बहुत होती हैं, इसलिए लोग मक्खियों से बचने के लिए अपनी आधी आंखें बंद रखते हैं। हाँ पहाड़ों सर। पर चढ़ने वाले लोगों को प्रकृति ने ही मजबूत पैर दिए हैं, जी सर। नाविकों को मजबूत हाथ दिए, पैर नहीं हाथ मजबूत दिए, जिससे वो जी पतवार चला सके। तो हाँ सर। इनका निष्कर्ष यही था कि जी प्रकृति ही सब कुछ निश्चित करती है, मैन इज नॉट फ्री, मनुष्य जी कहीं भी स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि जी। ब्लाश ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र है और प्रकृति हम्म, केवल संभावनाएं देती है। इनका कहना है कि नहीं, प्रकृति ही सब कुछ करती है। जी इसी सर। से मेल जोल खाते हुए विचार दिया था दूसरे विद्वान ने, हंटिंगटन ने, हाँ। एडवर्ड हंटिंगटन। जी सर। इन्होंने जलवायु का मनुष्य के शरीर पर, क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया। बहुत सारी पुस्तकें इनकी हैं, जी सर। मैन और क्लाइमेट के रिलेशनशिप पर। जी एक और विद्वान थे, ग्रिफिथ टेलर, जी सर। जी सर। ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, बहुत दिनों तक ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं और जी सर। ऑस्ट्रेलिया की समस्याओं पर काम किया है इन्होंने। इन्होंने भी जी निश्चयवाद को ही प्रधान माना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा संशोधन किया इन्होंने। जी उन्होंने सर। कहा, इन्होंने निश्चयवाद का एक और संप्रदाय दिया जिसे कहते हैं पैन गो, रुको और और क्या। देखो और जाओ, जी निश्चयवाद। सर। जी सर। हाँ। मतलब प्रकृति आदमी को सचेत करती है, उससे सचेत होकर फिर उसके अनुकूल आगे आदमी काम करता है। तो मनुष्य कंट्रोल तो होता है प्रकृति से, लेकिन जी सर। सचेत होने पर वह उससे उतना प्रभावित नहीं होता। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म इनकी एक जी संप्रदाय है। डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और फिर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। जी सर। ओके सर। यहाँ भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद भूगोल का महत्व बढ़ा। जी सर। एक विद्वान हुए बैरोस, जिन्होंने जी भूगोल को ह्यूमन इकोलॉजी, मानव पारिस्थितिकी विज्ञान कहा। मतलब जी सर। भूगोल पृथ्वी तल का मनुष्य के निवास स्थान के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए, यह इनका विचार था। इसी को उन्होंने कहा मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी। जी सर। इकोलॉजी एक विज्ञान है बॉटनी में, जी सर। जिसमें भौतिक पर्यावरण और वनस्पति के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हाँ सर। उसी तरह से इन्होंने कहा कि भूगोल में भौतिक वातावरण और मानव के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह बरोश का विचार है। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसको लोग कहते हैं मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन जी सर। इकोलॉजी। जी सर। ज्योग्राफी इज ह्यूमन इकोलॉजी, मीन्स ज्योग्राफी में मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन। जी सर। एक और चीज यहाँ विकसित हुई, स्थानिक संगठन, जी सर। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ।
भूगोल जी सर। स्थानिक संगठन का अध्ययन करता है। ये स्थानिक संगठन क्या है? स्थानिक संगठन ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई गांव है, हाँ गांव अपने चारों तरफ के प्राकृतिक वातावरण का अपने आवश्यकता के लिए किस रूप में प्रयोग करता है, कहलाता है स्थानिक संगठन। जी सर। कोई भी बस्ती अपने चारों तरफ के संसाधनों का, पर्यावरण का किस तरह से उपभोग करता है, उपभोग करने के, उपयोग करने की व्यवस्था करता है, दैट इज स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से अमेरिका में एक नई चीज विकसित हुई, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। बस्ती के चारों तरफ भूमि उपयोग का अध्ययन, और इसी से विकसित हुआ एक संप्रदाय जिसका नाम है फंक्शनल रीजन, कारिक प्रदेश या नगरों का प्रभाव क्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं, अर्बन आर्मलैंड। यह संकल्पना यही है कि किसी क्षेत्र, किसी स्थान के चारों तरफ का भूमि उपयोग उस केंद्र के आवश्यकता के अनुरूप होता है, इसका अध्ययन स्थानिक संगठन। जी सर। तो यह भी एक नई व्यवस्था, एक नई पढ़ने की शैली अमेरिका में विकसित हुई। ह्यूमन पारिस्थितिकी के अलावा, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज हुई जिसका कि भूगोल के बाद की शाखाओं पर बहुत अमिट प्रभाव पड़ा। जी सर। वह यह है कि भूगोल को यह माने जाने लगा कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं में हल कैसे निकाले। भूगोल का काम, भूगोल का योगदान, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का हल ढूंढने में। जी सर। ठीक है। अभी तक किसी संप्रदाय में ये नहीं था कि भूगोल का काम है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हों या सोशल प्रॉब्लम्स हों या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हों, उनका सलूशन ढूंढे। यह किसी संप्रदाय में इस तरह के विचार नहीं आए थे। अमेरिका में पहली बार आए कि भूगोल का यह महत्वपूर्ण काम होना चाहिए कि आर्थिक समस्याओं को, सामाजिक समस्याओं को और राजनीतिक समस्याओं को कैसे हल ढूंढें। जी सर। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से इतने डिटर्मिनिज्म के साथ नियो डिटर्मिनिज्म, पारिस्थितिकी, ह्यूमन पारिस्थितिकी या मानव पारिस्थितिकी विज्ञान, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन और समस्याओं के हल ढूंढने का उद्देश्य अमेरिका में स्थापित किया गया। ये प्रमुख कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न जो आपके जो शाखाएं दी थी, स्कूल्स दिए थे, उनकी। ठीक। ओके सर। तो ये हैं आपके जो थाट आपके सिलेबस में दिए हुए हैं संक्षेप में। एक थाट एक सप्ताह में पढ़ाए जाएं, लेकिन अब आपको चूंकि उनके मूल कंसेप्ट हमने आपको बताया, तमाम जो मूल वेदता, उनका जन्म, कर्म, यात्रा, शिक्षा, ये सब बातें न बता के उन्होंने क्या किया, हमने संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की। हमने बताया अंतिम में हमने बताया कि अमेरिका में तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भूगोल का लक्ष्य माना गया, और यहाँ से ही शुरू होती है भूगोल नई प्रवृत्तियां। अभी आपका समय है क्या? जी सर है सर। क्या बजा? जी सर। जी सर। नहीं सर, मतलब 1:30 से ज्यादा हो गया सर, 1:30 से ज्यादा हो गया सर। टाइम तो ज्यादा ही हो गया है, इवन 2 लेक्चर के बराबर आपने उसको बता दिया है। हमने बताना चाह रहे थे आपको उसमें था। खैर छोड़े फिर इसको। यस सर, आप चाहें तो कंटिन्यू 2 भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम तो हो गया है। तो आप जैसे चाहते होगा ना। हाँ। नहीं, ये वो समय लगेगा, कम से कम आधा घंटे लगेगा इसमें। हाँ, इसलिए अब नूतन प्रवृत्ति अगर जाना चाहें तो कल हम बता दें। यस सर, कल बता दीजिए। तो 20 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गया है। मनीषा जी मैम बोलिए। क्या हो गया? आपसे पूछ रहे हैं मनीषा। आवाज कम हो गई। हाँ सर, आ रही है सर। हाँ आ रही है। जी सर, कल बता दीजिएगा सर। नहीं, रिसेंट ये जो नवीन प्रवृत्तियां पढ़ना हो तो ठीक है,
नहीं तो फिर हम कल भारत का भूगोल पढ़ाएं आपको। हाँ, नहीं सर, इसको भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। जिसका आप इंटरेस्ट बताएं। इसमें भूगोल की नई प्रवृत्तियां पढ़ना है क्या? हाँ सर, पढ़ना है मुझे सर। तो ठीक है, तो फिर भारत का थोड़ा सा कम कर देंगे। आप हाँ सर। औद्योगिक हाँ, देश का रहे हैं उसके बारे में बता देंगे। जी सर। चलो ठीक है। हमने आपके 2 जी सर। अध्याय मैडम के उसमें भेज दिए हैं। जी सर, ठीक है सर, भेज देंगे मैम जैसे ही। उनसे पूछ थैंक यू लीजिएगा। सर। सर और